आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर काल लेकर प्रस्तुत हुई है। इसमें आज हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 22 क्लासेस हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर 23 है। 22 क्लासेस में हमने आदिकाल, भक्तिकाल में राम, कृष्ण, सूफी, संत, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और हमने जब हमारा भारतेंदु काल आता है, द्विवेदी काल आता है, छायावाद, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आधुनिक काल में। तो अब हम पढ़ रहे हैं छायावादोत्तर काल में। छायावाद के जो बाद का काल आता है उसे छायावादोत्तर काल कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है और नई कविता आती है। ये सारी चीज़ें टॉपिक हमारा 23 है। इसके आगे भी एक और साठोत्तरी कविता है, नई कविता है, इस तरह से एक दो चीज़ें और है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करिए। और मैं क्लास की तरफ बढ़ रही हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जिससे हम स्टार्ट करें और आप क्लिक करें सब्सक्राइब की तरफ। मैं कर रही हूँ PDF की तरफ क्लिक। तो जल्दी से बच्चों ने, आशा है कि सभी बच्चों ने होपफुली क्लिक कर दिया होगा। किस पर आपको पता ही है, अभी मैंने बोला सब्सक्राइब के बटन पर और मैंने एकदम फ़ौरन क्लिक करा था आपकी PDF की तरफ। मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको पूरा पेज सही रूप में थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देने लगे, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो इससे फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा। अब हम पढ़ना है छायावादोत्तर काल। प्रगतिवाद 1936 से 1942 ईस्वी तक माना जाता है। यह काल हमारा होता है। प्रगतिवाद 1936 से 1942 तक लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना है। इनकी कहानियां, उपन्यास, नाटक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो जिससे आप लोगों को पता होगा मुंशी प्रेमचंद का नाम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ख्याति के रूप में आता है। तो ये नाम बहुत ही अच्छा और जाना जाता है। तो आपको पता चल जाएगा। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। तो सन 1934 में विश्व का पहला लेखक संगठन होता है और गोरकी के नेतृत्व में होता है, रूस में होता है, सोवियत लेखक संघ की स्थापना करती है। अब इसी की तरह से अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.H. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जिसे बोलते हैं, की स्थापना की है। तो आपको पता चल गया 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर। किस पे? हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में E.M. फोस्टर ने। किसने? E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसे इंग्लिश में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन कहते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष के, M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा, मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया है। सर्वप्रथम भारत में जो हुआ है, इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक का गठन हुआ है। तो आपको पता चल गया किन किन लोगों ने क्या 1935 में किया है। आपको पता है मुल्कराज आनंद हो गए, सज्जाद जहीर हो गए, ज्योति घोष हो गए, KM भट्ट हो गए, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम की, सबसे पहले इंग्लैंड में जुलाई 1935 में की थी। ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की गठन कर दिया है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। अब यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पद कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो युगवाणी किसकी है? सुमित्रानंदन पद की है। इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिवादी काव्य मान लिया है। युगवाणी को, युग की वाणी जो है
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर कड़ू ब्रज भाषा काव्य की करुण सतसई की प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य मान लिया किसे? डॉक्टर गणपति चंद्र ने किसे माना है? रामेश्वर की। रामेश्वर है उनके करुण कृत ब्रज भाषा का है ये। प्रमुख कवि कालक्रम अनुसार देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन व्रत। तो केदारनाथ जो हैं आपके प्रगतिवाद के लेखक हैं, लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। जन्म और मृत्यु जो है 1911 से 2000 तक का समय, 1911 में पैदा हुए और 2000 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म स्थान है कमसिन बांदा में है और माता पिता है हनुमान प्रसाद और घिसट्टी। पत्नी का नाम है पार्वती और प्रथम संग्रह है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे तथा वे ब्रज भाषा के कवि सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अखबार में देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं के अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। कौन सी? देश विदेश की कविताएं नामक शीर्षक से इन्होंने कर दी है। देश विदेश की तमाम कविताओं को कविता का अनुवाद करके ऐसे ही उन्होंने कविताओं का अनुवाद किया है। केदारनाथ अखबार की रचनाओं को कालक्रम अनुसार इस तरह से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये सारी रचनाएं आपको याद होना चाहिए जिससे आपके नेट जेआरएफ का पेपर हो, टीजीटी पीडीजीटी का है, वहां पर फौरन ही एकदम देख के पता चल जाए कि केदारनाथ की कविताएं कौन कौन सी हैं और इसे कालक्रम अनुसार फौरन ही लगा लीजिए। 2 भागों में भी याद कर सकते हैं और 3 भागों में भी आप इसे करके याद कर लीजिए एक ट्रिक बना के। जैसे पहली है युग की गंगा 1947, नींद की बादल 1943, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख का पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्थान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार के थापे 1981 और इसी तरह से अगला है 11वें नंबर पे जो है कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984 और बोले बोल अलबोल 1985 में, जो शिलाएं तोड़ती हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुलते डैन 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में है प्रसन्न पृथ्वी 1996। ये सारी कविताओं के नाम है, आप इसे याद कर सकते हैं बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसे आप बाद में भी याद कर सकें। नागार्जुन का, अब हम पढ़ते हैं नागार्जुन के बारे में। पहला हमने पढ़ा है केदारनाथ प्रगतिवाद के कवि हैं, दूसरे आ जाते हैं नागार्जुन। कौन से हैं? दूसरे नंबर पे हैं नागार्जुन। पहले हमने पढ़े हैं, आपको पता है पहले नंबर पे आ गए हमारे प्रगतिशील कवि के रूप में केदारनाथ ही पहले कवि हो गए और दूसरे हमारे नागार्जुन आ जाते। 1911 से 1998 तक का समय है। तरौनी दरभंगा में इनका जन्म स्थान है। वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम है इनका। गोकुल मिश्र उमा देवी माता पिता है। गोकुल मिश्र इनके पिता है, उमा देवी इनकी माता है। उपनाम यात्री और नागार्जुन है और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल नाम पूछ सकते हैं तो वैद्यनाथ मिश्र है। इसी तरह से नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था, किंतु संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में, कौन सी भाषा में? संस्कृत और मैथिली में इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की है तो उसमें यात्री नाम से लिखा है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम प्रति है, जो सन 1936 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं का कालक्रम क्रमानुसार सूची है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी पिलवल देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोस, ये 9 इनकी हैं तो आप याद करिए। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था।
हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, ये सारा आपको 9 कविताएं मिलती हैं। याद कर लीजिए। नागार्जुन, नागार्जुन कृत भस्माकुर का एक खंडकाव्य जो बड़ व छंद है। नागार्जुन जो कृत है एक भस्माकुर है और खंडकाव्य जो छंद में है। और नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाक शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं इसमें कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। नागार्जुन ने अपनी कविताएं प्रतिहिंसा की स्वार्थी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य के मैनफिस्टी है। क्या है? नागार्जुन साहित्य की मैनफिस्टी है, याद रखिए। प्रतिहांसी की स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य की मैनफिस्टी है। डॉक्टर बच्चन सिंह नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा देते हैं। तो डॉक्टर बच्चन क्या देते हैं नागार्जुन की? नागार्जुन ना से नुक्कड़, नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है उन्होंने। नुक्कड़ नाम दिया है किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और नागार्जुन की राजनीतिक कवि के रूप में भी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा, ये नेट जेआरएफ में भी लिखी है। तो यह पाषाढ़ी सिंदूर तिलकित भाल, ये भी नेट जेआरएफ में है आपके। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये भी नेट जेआरएफ में। 5 भूत भारत माता के, कालिदास भी आपके जेआरएफ नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी है। हरिजन गाथा, अकाल, और उसके बाद भी ये भी नेट जेआरएफ में लिखी हुई है। नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं और ये शायद मैं आपको कविताएं पढ़ाऊंगी भी और आप मेरी कविताओं की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। और हमारी हिंदी कहानी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें सारी कहानियां हो चुकी हैं। आप वहां से उस कहानी को पूरे तरीके से वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जा रहा है। किसे? नागार्जुन को प्रगतिवाद का कहा गया है। शिव मंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। जन्म मृत्यु 1915 से 2002, उन्नाव में जन्म स्थान उन्नाव में है झगरपुर। शिव मंगल सिंह मूल नाम है, सुमन उपनाम है। हिल्लोल प्रथम संग्रह जो 1939 में आया था। शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देख लीजिए। हिल्लोल, जीवन के गान, युग मोल 1945 में आई है। पिड़लय सृजन 1950 में। विश्वास बदलता ही गया, विद्या हिमाचल 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाड़ी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ता का काल, चल रही कुदाली। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही गुदाली। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का, अब वासुदेव सिंह त्रिलोचन है, उनका जीवन वृत्त जान लेते हैं। 1917 से 2007 तक है। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में है। वासुदेव सिंह मूल नाम है, त्रिलोचन उपनाम है। त्रिलोचन नाम बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ये किसका है आप देख लीजिए। वासुदेव सिंह का पूरा नाम त्रिलोचन है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। और धरती प्रथम संग्रह है इनका जो 1945 में आया था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने, जो मुक्तिबोध है, उन्होंने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कह दिया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए किसे। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कहा जाता है। इसी तरह से अगला हो गया है त्रिलोचन की रचनाओं का काल क्रम अनुसार सूची इस तरह है। पहले नंबर पे है धरती 1945, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द 1980 में आई है। और इसी तरह से उस जनपद का कवि हूँ 1981 में। अरघान 1984 में, तुम्हें सौंपता 1985 में। फूल नाम है एक 1985 में। अनकनी भी तो कुछ कहनी है 1986 में। ये सारी कविताएं आ जाती हैं बच्चों। तो ये इनकी 10 कविताएं हैं। धरती, गुलाम और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, तुम्हें सौंपता, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये सारी कविताएं अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। जो अमोला है त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति अवधि भाषा में लिखी गई है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित है। कितने हैं? 2700 बरवे हैं। हिंदी में सॉन्टे लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। इस
इम्पोर्टेंट पॉइंट। सोंटे किसमें, हिंदी में सोंटे कौन लिखता है, क्वेश्चन आता है। त्रिलोचन हिंदी में सोंटे जो है या सोंटे बोल सकते हैं, सोनेट बोल सकते हैं, ये त्रिलोचन लिखते हैं। इम्पोर्टेंट बच्चों पॉइंट है, ये पूछा जाता है। तो सोंटे जो है त्रिलोचन लिखते हैं। रांगे रावग 1923 से 63 का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य रांगे राघव ने 3 आख्यात्मक काव्य लिखे निम्न है। अज्ञे खंडहार 1944 में, मेधावी 1947 में, पांचाली 1955 में। अज्ञे खंडहर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार, हुंकार में स्तनी स्तालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया। रांगे रावग के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न है। पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक, ये 2 हैं। इसी तरह से इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक प्रगतिवादी कवियों की कुछ पंक्तियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल की हैं, जैसे लिखा है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने मैके में आई बेटी की तरह मगन है। दूसरी एक पंक्ति है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुर्थे शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ये कविताएं आपकी आती हैं जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तीसरी कविता है, उसने उसको जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, ये सारा। और चौथी है केदारनाथ, आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी करतार का, मन्नू कुमार लेखन का। और पांचवी है, कविता ही क्यों बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। और छठी है इनकी, माझी न बजाओ वंशी वंशी, मेरा मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। और सातवीं है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण होकर। और आठवीं है, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कंटीली ढाल के गावत है गुणवंत। और नौवीं है, काटो 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 करवी मारो 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 हैसिया, हिंसा और हिंसा क्या है जीवन में, बड़ हिंसा क्या है। और इसी तरह से नागार्जुन की जो कविताएं में है, जो पहली लाइन है वो है, जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां वही बता रहे हैं हम, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गत हूँ उस रची का। दूसरी है, याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां ओ आम। तीसरी है, कई दिनों तक चूल्हा रोई चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। चौथी है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। और इसी तरह से अगली है, चून खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बांधे, कटी फटी भीट है छटचूती आले पर बिसलिया नाचे अमल। और छठी है आपकी, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। और सातवीं है, 5 पूत भारत माता के दुश्मन तथा खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। और त्रिलोचन की इसी तरह से आपको कुछ पंक्तियां मिलती हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यारा तुम्हारा। और दूसरी है, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरा पाषाणी किरीला, तुमने अनजाने में वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। अब हम पढ़ते रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में और 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती। इनका परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी मिलती है और प्रगतिवादी चेतना, ये दोनों ही चेतनाएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का समय सूर्य तथा धैर्य के कवि कहा जाता है। समय सूर्य है और धैर्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जा रहा है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, हिंदवंत गीत, कुरुक्षेत्र, सामने देनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंख, तारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के हाथ। वो ये सारे जो है 16 बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी। अगली आ जाती है, दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। और दिनकर की उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे नीति नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की महत्वपूर्ण यहाँ पर काव्य पंक्तियां दी गई हैं, जो आप देख सकते सामने लिखा है।
अब हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की तरफ चलते हैं। और प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे के संपादक में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यहाँ पर तार सप्तक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए बच्चों है। तार सप्तक 7 कवि आते हैं और इसमें तार सप्तक 1, तार सप्तक 2 और 3, 4 करके इस तरह से आया हुआ है। इनके सातों कवि आप लोगों को लाइन वाइज याद होने चाहिए। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। आगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते। तार सप्तक जो 1943 में आया, दूसरा 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा 1979 में। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रगतिवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। आगे का दूसरा तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। आगे ने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। जो दूसरा सप्तक आया उसकी भूमिका में लिखते हैं, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम नहीं रहे, नहीं वादी नहीं रहे हैं, नहीं है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवाद कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। और दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधना है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने से साधन नहीं जो कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेरणा के लिए प्रेरणा की क्रिया को और उसके कथनों को जानने के भी साधन है। तार सप्तक 1943 में जो संकलित कवि हैं वो देख लीजिए। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माधव बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो आगे जो है 1911 से 1987 है। रवि लाल शर्मा 1912 से 2000 है। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1971, नेमी चंद्र जैन 1918 तक, गिरिजा कुमार माथुर 1918 से 1994, भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975। जन्म स्थान आपको पता ही है, आगे का देवरिया है, रामविलास शर्मा का उन्नाव और गजानन माधव मुक्तिबोध का ग्वालियर, प्रभाकर माधव बलवंत का ग्वालियर, नैमी चंद्र जैन का आगरा, गिरिजा कुमार माथुर का मध्य प्रदेश और भारत भूषण अग्रवाल का मथुरा। ये सारे तार सप्तक हैं। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण नीचे दिया गया है, जो हम देख सकते हैं, सामने है। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह भवानी, प्रसाद में शकुंत माथुर, हरिहर घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और इसी तरह से ये 7 सप्तक हो जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 देहरादून जन्म स्थान है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 होशंगाबाद के हैं। शकुंत माथुर 1922 में दिल्ली के हैं। हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में मध्य प्रदेश के हैं। नरेश मेहता 1924 गुजरात के हैं। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 इलाहाबाद के हैं और रघुवीर सहाय 1929 से 1990 लखनऊ में है। और इसी तरह से तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार इस तरह से आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में रायबरेली के हैं। मदन वात्स्यायन 1922 के हैं। विजयदेव नारायण साई 1924 से 1982 के हैं। काशी के हैं। कुंवर नारायण 1927 में फैजाबाद के हैं। सर्वेश्वर देव सेना 1927 से 1983 बस्ती के हैं। केदारनाथ सिंह 1932 के, कीर्ति चौधरी 1935 के हैं। और चौथा सप्तक 1979 जिसे 1979 में संकलित कवि जो हैं वो देख लीजिए कौन कौन सी है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुम, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन, राजेश श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इस
चार आपके तार सप्तक हैं, चारों के तार सप्तक के आपके कवि याद होना चाहिए। यहाँ से लाइन में लगाने के लिए पूछ सकते हैं पहले तार सप्तक के कवि कौन से हैं, दूसरे के कौन से हैं, तीसरे के कौन से हैं और चौथे के कौन से हैं। लाइन वाइज लगाने के लिए भी आ सकते हैं, एलिमिनेट करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए आपको 28 कवियों का विवरण चार रूपों में याद होना चाहिए, चार तार सप्तक के रूप में याद होना चाहिए। जो मैंने बताया उसे अच्छे से याद कर लीजिए। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग में उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्न दशा में एक नए पंथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, अहंकारवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है और यथार्थवादी का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्रधानता है, उपनामों का प्रयोग है, उपनामों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण है, भाषा का प्रयोग है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। किसके? फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र बोलते प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। केशरी कुमार बोलते प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। रघुवीर साहब बोलते समाज के हित जैसी क्रांति के प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी बोल रहे हैं। इसी तरह से आपकी प्रपद्यवाद आ जाता है। प्रपद्यवाद हमारा 1956 से स्टार्ट होता है, 1956 से स्टार्ट होता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन ललिन त्रिलोचन शर्मा सन 1956 के प्रकाशित नकेन के प्रपद्य के संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपद्यवाद का नाम क्या है? नकेनवाद। याद रख लीजिए बच्चे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन त्रिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों के आधार पर इन्हें नकेन कहा जाता है। ना से आपको पता चल गया नकेन क्यों कहा जा रहा है, नकेनवाद क्यों कहा जा रहा है। इसमें 3 कवि आ रहे हैं। कौन से हैं? बिहार के 3 कवि हैं। एक तो विलोचन आ गए, नलिन विलोचन शर्मा आ गए तो ना हो गया। केशरी कुमार है, वह के ले लिया, केशरी का के, और नरेश का आ गया तो नकेन, इससे नकेन बन गया है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानते हैं जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन माना जाता है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संदर्भ में लिखा है नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोगवाद में प्रवक्ताओं ने कुछ नया कहा था जिसे संतुष्ट न होकर उसे तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ता है। सन 1952 में नरेश संपादक में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश ने नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद तथा कथित प्रयोग दशसूत्री घोषित कर दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नई कविता 1954 ईस्वी में। तो आपकी कविता स्टार्ट हो जा रही है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं नई कविता के बारे में। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शिखर से प्रकाशित कर दिया है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से प्रकाशन माना जाता है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 में मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है। क्या लिखा है जान लेते हैं। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति चेतस व्यक्ति को प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धम्बीर भारती ने लिखा है। नई कविता प्रथम बार समझ जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर माप कर मूल्य के सापेक्ष स्थित व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयोग कर रहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। नई कविता के समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। आज की कविता जो जांचने के लिए जो पर्याप्त
जो प्रयास कर रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता स्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायले उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही अधिकार आधार शेष रह गया, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टसवाद प्रतीक रूप में अपनाया गया है और अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं बच्चों। 1 मिनट। इनके प्रमुख कवि हैं नई कविता के, वो सबसे पहले हम देखने को मिलते हैं आपके यहाँ पर। बाबू नई कविता के जो कवि हैं वो जानते हैं अब। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का संक्षिप्त वर्णन सामने दिया गया है। 1911 से 1987 तक का ये इनका समय है। इनका नाम हीरानंद वयंती देवी है। इनकी माता जो माता पिता है, हीरानंद इनके पिता हो गए और वयंती देवी जो है इनकी माता हो जाती है। और प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतिम काव्य संग्रह है। आगे के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं, भग्नदूत, चिंता, इत्यतम, हरिघास, पर क्षण भर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा विभा आंगन के पार द्वार पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के नीचे नदी की बाँक छाया, ऐसी कोई घर आपने देखा है। ये 17 कविताएं इनकी आप काव्य संग्रह मिलते हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि थे। अज्ञे को प्रयोगवादी तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, स्नेह भराओ, कलगी बाजरे की आपकी नेट जेआरएफ में भी लगा हुआ सिलेबस में आती है। और साध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय का भी कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हुई, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक भूल। मुक्तिबोध चर्चित कविताएं हैं, अंधेरे में ब्रह्मा राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये फेमस इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं। अंधेरे में यह पहला प्रकाश कल्पना में 1966 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनके बारे में लिखा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा, जो निम्न है। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है, समावेश है। रामविलास शर्मा लिखते हैं, अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह लिखते हैं, अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान लिखते हैं, आत्मा संशोधन का अनुसंधान है। और निर्मला जैन लिखते हैं, अंतल स्थल का विप्लव है। प्रभाकर माचले
प्रभाकर माचवे लिखते हैं लावा है। रामविलास शर्मा लिखते हैं अक्षित आरक्षित जीवन की कविता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं अंधेरे अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों से अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन का पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। किसके? शमशेर बहादुर सिंह इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रमुख काव्य संग्रह है। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, कुछ चुका भी हूँ नहीं 1975 में, इतने अपने पार से 1980, उदित अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर सुन रहा हाँ हूँ 1955, सुकून की तलाश 1988। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ पूर्ण कथन है। विद्वान कौन कौन से और कथन कौन से? आगे बोलते शमशेर कवियों का कवि है और मलियज बोलते शमशेर मूड के कवि हैं, किसी विजय के नहीं। मुक्तिबोध बोलते शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है, उनकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता का कारण है। मुक्तिबोध लिखते हैं शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। विष्णु खरे लिखते हैं शमशेर की शमशेरियत है। और रामचंद्र तिवारी लिखते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं भाषा में बोलचाल की गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मन है देखा उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरी सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। शमशेर का कथन, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग, लंबी कविता, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी हुई, घिर गया है समय का रथ, समय, साम्यवादी का कहानीकार, उदय प्रकाश, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का गांधी कहा जाता है, लेकिन उन्हें खुद ही गांधी का बेटा भी कहा गया है। लेकिन उन्होंने खुद को क्या बोला है? गांधी का बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह कौन कौन से है? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचशील, चुनी हुई रस्सी, खुशबू, शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम, तुम आते हो, परिवर्तन, जिए, इद्म, नामम, त्रिकाल, संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दिन, पति, नीली रेखा तक, तूस की आग। उपनाम, अनाम, तुम आते हो 1969, 79 में और 18 में, कालजयी 1980 में खंड काव्य के रूप में आता है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं: कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। और ये गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल आपके नेट जेआरएफ की सिलेबस में लगे हुए हैं। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य और उत्सवा। प्रबंध काव्य संशय का एक रात, महाप्रस्थान, प्रभाव, पर्व और शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती है विभिन्न भागों को सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सीनरियो प्रस्तुत किया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं उपस 1, 2, 3, 4,
किरण धेनुआ, चाहता मन, धरबीर, भारती मूलता प्रेम के कवि हैं। इनका प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा 1955, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर, केनुप्रिया राधा राधा और कृष्ण की प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्ययन का मूल नाम लक्ष्मी वासिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर इनकी निम्नलिखित कृतियां हैं जो प्रकाशित हैं वो ये हैं। काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 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 तू, आठ जंगल का दर्द, कुटियों पर लीक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का चर्चित कविताएं निम्नलिखित है। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, दूसरा अहम से मेरे बड़ी हो तुम, तीसरा विगत प्यार, चौथा लिपट रजाई, पांचवा मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह नई कविता में विम को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह को महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ देखो, अकाल का सारस, और 5वें नंबर पे उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और 6ठे नंबर पे बाग लंबी कविता है और वासल, और 7वें नंबर पे तात सताए और साइकिल। केदारनाथ को चर्चित कविताएं हैं। बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता, प्रयोगवाद के अन्य कवि जो हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, ये आपको सामने दिखाई देते हैं। कवि है रामविलास शर्मा, रूपक तरंग इनका काव्य तरंग 1956 में, सदियों में सोए जग उठे 1988 में, बुद्ध वैराग्य का प्रारंभिक कविताएं 1970 में, प्रभाकर माचवे, नैपन स्वप्न भंग अनुतरण, नेमिचंद्र जैन का अचानक हम फिर एकांत, गिरिजा कुमार माथुर का मंजी नशा का निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीली छाया, मत छूना, घोतरी नदी की यात्रा 1975 में, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, भारत भूषण अखबार, छवि के बंधन, जागते रहो मुक्तिमान, ओ अप्रस्तु, कागज की फूल, एक उठा हुआ हाथ, इतना ये सूरज, अनुपस्थित लोग, शंकुन माथुर का चांदी चूना, अभी और कुछ लहर टूटेगी, हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा, त्रिकोण या सूर्योदय, तीसरे नंबर सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था, विजयदेव नारायण शाही का देख लेते हैं। साकी मछली घर, संवाद तुमसे, विजयदेव नारायण, साकी मछली देव, संवाद तुमसे, अक्वर नारायण, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961 में, ये सारी कविताएं आ जाती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। अपने तीसरी आमने सामने 1969 में, दूसरा नहीं 1933 में, इन दिनों 2002 में, प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 में, वाजश्रवा का बहाने। अब इसके बाद साठोत्तरी कविता आंदोलन हम बाद में पढ़ेंगे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं आज हमने किस तरह से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को जाना, सारे कवियों के बारे में आपने देख लिया है। तो इसके बाद हम अगले क्लास में मिलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को, आपके जितने भी सहपाठी हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।